अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। और इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, जहाँ पे 2 to 5% सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमने देखा था, अभी हम यहाँ पे इसको दोबारा से देख लेते हैं। ओके, देखें, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का सेल है, ये प्रिंसिपल सेल है, दिस इज इंटरकलेटेड सेल, राइट। अब यहाँ पे एपिथेलियल सोडियम चैनल्स प्रेजेंट हैं, राइट। एपिथेलियल सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है यहाँ पे 2 to 5% जो एंड होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ना, रीनल ट्यूब्यूल का, किडनी का, यहाँ पे बाकी 2 to 5% जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन रह जाती है ना, वो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है ना, वो कंट्रोल कर रहा होता है सब कुछ। एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इट कॉजेज जीन एक्सप्रेशन ऑफ सम प्रोटीन्स लाइक एपिथेलियल सोडियम चैनल, इंक्रीज करती है इसकी जीन एक्सप्रेशन, इसकी सिंथेसिस बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे आके प्रिंसिपल सेल में बाइंड करेगा, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा और सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी, बाकी जो 2 to 5% सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी। सोडियम जब रीअब्जॉर्ब होगा ना, तो वहाँ उसके रिटर्न में जो है पोटेशियम रिसिक्रीट होना है। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होके इसमें आना है उसने, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल में, प्रिंसिपल सेल में, इंट्रासेलुलर, और फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेस उसको ब्लड में रीअब्जॉर्ब कराएगा। और इन रिटर्न क्या सिक्रीट होगा? पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही है, राइट। पोटेशियम सिक्रीट आउट हो रहा है, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या, इट लीड्स टू पोटेशियम लॉस, राइट। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है ना, वो एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है इनकी जीन, एल्डोस्टेरोन जीन एक्सप्रेशन नहीं कराएगा एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की। एपिथेलियल सोडियम चैनल्स के ऑब्वियसली प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, इनकी सिंथेसिस ही नहीं होगी, तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और पोटेशियम का लॉस नहीं होगा। इसी तरह जैसा पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्रीट होता है, ठीक है, जस्ट टू, ताकि जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब हो और फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेस उसको ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम का अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कैसे पोटेशियम के लॉस से प्रिवेंट करेंगे, वो आपको समझ आ गई है ना। एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो है ये ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर एल्डोस्टेरोन एज ए, यहाँ पे ना पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की भी फर्दर 2 क्लासेस हैं। एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, जो डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेंगे, इसके रिसेप्टर को एज एन एंटागोनिस्ट एक्ट करेंगे, तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की सिंथेसिस नहीं होगी। और 2 एजेंट्स ऐसे हैं जो अभी हम पढ़ते हैं, जो डायरेक्टली सोडियम चैनल जो है ना, एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे डायरेक्ट। और 2 है स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिरिनोन, वो एक्ट करेंगे एज एन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और बाकी जो है ट्राइमटेरोन एंड एमिलोराइड, वो जो है ना, वो सोडियम चैनल को ही इनहिबिट करेंगे, इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, इसके एक्शन को। सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और पोटेशियम का लॉस नहीं होगा और हाइड्रोजन का लॉस भी नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर नोन एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम के लॉस को सिर्फ ये प्रिवेंट करते हैं, पोटेशियम का लॉस। हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, राइट। ओके, हमने देख लिया कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, और अब हमने जो है ना, ये देखना है कि ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, एक होता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जो डायरेक्ट एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और बाकी जो 2 एजेंट्स हैं ना, ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड, ये डायरेक्ट जो है ना सोडियम चैनल, जो सोडियम एपिथेलियल चैनल्स है ना, उसको डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे, और ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेंगे, राइट। ये देखें यहाँ पे, ये एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करेंगे ना, तो एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे ऑब्वियसली इसके एज एंटागोनिस्ट एक्ट करेंगे, तो एल्डोस्टेरोन का एक्शन ही शो नहीं होगा, वो इसकी सिंथेसिस ही नहीं कराएगा। सोडियम चैनल, सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की सिंथेसिस ही नहीं होगी। ओके, अब हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। सबसे पहले जो है हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है ना, हमारे पास, ये हमारे पास 2 एजेंट्स होंगे, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनोन, ये आपने समझना है साथ साथ। अब इसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बताया मैंने आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये मैंने आपको बताया कि ये एक्ट करेंगे एज एन एंटागोनिस्ट,
ऑफ एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे तो ये जीन एक्सप्रेशन जो है ना, जीन जो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स दैट कोड फॉर दिस रिसेप्टर, ठीक है, उसको ये क्या कर देंगे, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो सोडियम एपिथेलियल चैनल्स जो हैं उनकी जो सिंथेसिस है वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो जो सोडियम है ना, उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था ना पहले, वो ब्लॉक हो जाएगी। सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। पोटाशियम का लॉस हो रहा था ना, वो ख़त्म हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे थे ना, वो क्या हो जाएंगे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वेल ये जो है एप्लिरिनोन जो है ना, इसमें से ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिलेक्टिव है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर सिलेक्टिव ये ज़्यादा है। ये एल्डोस्टेरोन स्टीराइड है, तो एल्डोस्टेरोन के ही रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरिनोन में से। फिर जो है हम इनके थोड़े से, ये जो है हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया है। अब हम इसके एक्शंस देखते हैं कि इसमें ये क्या क्या कॉज करेगा। स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरिनोन जो है ये एक्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे और ये कॉज करते हैं डायूरेसिस। राइट, कैसे कैसे ये डायूरेटिक हैं? ऑफ कोर्स सोडियम का लॉस होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा, सोडियम का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, ऑब्वियसली इट विल लीड टू डायूरेसिस। अच्छा जी, फिर इनका जो अफेक्ट है एडीमा का, एडीमा के स्टेट में, एडीमा में क्या होता है, एडीमा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये वाटर का लॉस कराएंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कम होगा क्योंकि वाटर का लॉस हो जाएगा बॉडी में से। ये अफेक्टिव है बहुत ज़्यादा एडीमा में। अब एडीमा हमारी बॉडी में ना बहुत सी वजह से होता है। हार्ट फेलियर जो है ना वो एडीमा कॉज करेगा, तो हार्ट फेलियर में हम लूप डायूरेटिक के साथ इसको देते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक को। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो है सिरहोसिस हो जाती है जब, हेपेटिक सिरहोसिस। ठीक है, सिरहोसिस में ये होता है कि हेपेटिक सिरोसिस में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक नोड्यूल्स बन जाते हैं लिवर में। ठीक है, दैट आर सेपरेटेड बाय द बॉडी ऑफ फाइब्रस टिश्यू। हेपेटोसेलुलर फंक्शन जो है उसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, एंड देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू पोर्टल सर्कुलेशन। तो सिरोसिस में भी एडीमा होता है, पेरिटोनियल एडीमा होता है, तब भी हम इसको देंगे। ओके, फिर हम देते हैं जब देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, जब फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है पेरिटोनियम में। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा होता है, इसको हम एसाइट्स कहते हैं। वैसे इस सारी चीज में ना एडीमा होता है, एडीमा दे ऑल कॉज एडीमा, तो ऑफ कोर्स हम इसको ड्रग को देते हैं। और एक और भी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी एडीमा हो जाता है। ठीक है, हार्ट फेलियर, सिरोसिस, पेरिटोनियल कैविटी में ए साइट्स में जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दे ऑल लीड टू एडीमा, एडीमा कॉज कराते हैं। तो एडीमा में हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का थोड़ा सा बता दूं, ये ऐसी क्लिनिकल स्टेट है जिसमें एडीमा हो जाता है, एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाता है, और इसके अलावा प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ जाता है। जो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है ना, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी मेम्ब्रेन की बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इन्हांस हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो इट लीड्स टू एडीमा। तो ये हम ड्रग देते हैं। एक तो हम इसको डायूरेटिक, एज ए डायूरेटिक यूज़ होगा, इसको हम एडीमा की स्टेट में देंगे। और फिर जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ हाइपोकैलीमिया,
हाइपोकैलीमिया तो मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है, थायराइड डायूरेटिक है, अच्छा लूप डायूरेटिक है, उसका एडवर्स इफेक्ट हमने पढ़ा था ना कि हाइपोकैलीमिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो हाइपोक्लीमिया को ट्रीट करने के लिए हम इसको देते हैं। फिर हमने अभी हार्ट फेलियर डिस्कस किया है। हार्ट फेलियर में ये होता है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, तो हार्ट ज़्यादा फोर्सफुली पंप करता है, हार्ट ज़्यादा फोर्सफुली पंप करता है, और इसमें जो है ना हार्ट के जो स्ट्रक्चर है ना उसमें रिमॉडलिंग हो जाती है, ये वेंट्रिकल जो है ना इसमें रिमॉडलिंग हो जाती है, ठीक है। अब हार्ट फेलियर के अंदर एक और काम भी होता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो बढ़ जाता है बॉडी में, वो सोडियम की रिटेंशन कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम तभी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्योंकि वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बॉडी में से कम कराएगा, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग भी नहीं होगी, हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगी। फिर इसका एक और यूज़ है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, इसका एक और यूज़ है, हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन के चैप्टर में। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ये है कि 2 या 3 एजेंट से ज़्यादा जो है हम पेशेंट को जो है ना वो एडमिनिस्टर कर देते हैं ड्रग्स, और फिर भी उसमें कोई भी जो है ना हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम उसको दे देते हैं, फिर भी जो है जो ब्लड प्रेशर है वो अपने मतलब कम नहीं हो रहा होता, तो अपने जो है ना हमें जो हमारा गोल होता है उस तक नहीं पहुंच रहा होता, तब भी हम इसको देते हैं। फिर इसका एक बहुत अच्छा ऑफ लेबल यूज़ है पीसीओएस, फीमेल्स में यह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया पीसीओएस, इसमें ऑफ लेबल यूज़ है इसका। ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और स्टेरॉइड की सिंथेसिस जो है वो कम करता है, ठीक है। फिर हमने इसकी थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेनी है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसके हम अगर चेक करें, फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरिनोन है ना, इनको आप ओरल दो तो ये ज़्यादा इनका अच्छा अब्जॉर्प्शन होगा, और स्पाइरोनोलैक्टोन की मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ हाईली मेटाबोलाइज्ड टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, और जो एप्लिरिनोन है ना ये भी लिवर ही इसको मेटाबोलाइज करता है बाय साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम। फिर हमने इसके थोड़े से एडवर्स इफेक्ट्स देख लेने हैं, ठीक है। इसके जो अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे इनके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और इसके एडीवीज, एडवर्स इफेक्ट्स में इसका सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा पोटाशियम अगर रिस्टोर करा दे तो हाइपरकैलीमिया हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये हाइपरकैलीमिया कॉज करती है ना तो हाइपरकैलीमिया अगर ये कॉज करे तो हम इसको बाकी हाइपरकैलीमिक ड्रग के इसको हम बाकी उन ड्रग्स के साथ एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे जो हाइपरकैलीमिया कॉज कराते हैं, जिस तरह एस इनहिबिटर होते हैं, आर्ब्स होते हैं, ठीक है, और बाकी पोटेशियम सप्लीमेंट्स हम इसके साथ नहीं देंगे, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि इट कैन लीड्स टू गायनिकोमेस्टिया, gynecomastia spironolactone not eplerinone may induce gynecomastia in approximately 10% of the males, ठीक है। और menstrual irregularities in क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये जो है अगर हम बहुत ज़्यादा इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो ऑफ कोर्स इट कैन लीड टू गायनिकोमेस्टिया, ठीक है। गायनिकोमेस्टिया के बाद जो हमारे पास 2 ड्रग्स बचती हैं ना, ये ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड। अब ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड में हमने क्या चीज़ देखनी है, ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड जो है ये डायरेक्ट जो है ना ये एपिथेलियल सोडियम चैनल पे एक्ट करेगी डायरेक्ट, और उसको क्या करेगी डायरेक्टली, उसको क्या कर देगी ब्लॉक कर देगी, ठीक है। उसको वो डायरेक्ट ब्लॉक कर देगी तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज नहीं होगा। अब बाय द वे इसकी जो एबिलिटी है ना इसके मुकाबले में कम है, ये ड्रग्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, ये इतने ज़्यादा जो है एफिकेशियस नहीं है। अब इसको हम कभी भी अकेला इनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते, बल्कि ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड को हम जो है ना थायराइड डायूरेटिक्स के साथ देंगे या फिर लूप के साथ देंगे, ठीक है। और सिंगल पिल में भी आती है, मतलब अक्सर जो अगर हम देखेंगे ना मार्केट में अवेलेबल होती हैं ड्रग्स, तो थायराइड डायूरेटिक और लूप के साथ पोटेशियम स्पेरिंग ज़रूर होती है, क्योंकि पोटेशियम स्पेरिंग अकेला इतना अच्छा इफेक्ट नहीं है, और जो लूप डायूरेटिक और थायराइड है वो दोनों हाइपोकैलीमिया कॉज करते हैं। सो इन दोनों को हम हमेशा साथ में एडमिनिस्टर करते हैं, इसके साथ हम हमेशा या तो लूप डायूरेटिक देंगे या फिर थायराइड डायूरेटिक देंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिस्कस करेंगे और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।